अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेजबान हन्नान बुखारी और मैं हूं फातिमा नासिर। सिटी एट 10 के साथ इस खूबसूरत सुबह का आगाज करते हैं। उम्मीद करती हूं कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स कोशिश करें कि जितना हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएं, क्योंकि हो सकता है आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजर रहा हो उसको आसान कर दे। हनान, आई थिंक ये हमारी एक रिवायत बन गई है कि रोज सुबह हम यूजुअली शुरू करते थे बहुत सारी अपडेट्स के साथ, लेकिन हमने सोचा कि इससे पहले अपडेट्स की तरफ जाएं, जो हमारी हेल्थ है, हमारी इम्यूनिटी है, उसके हवाले से पहले बात कर लिया करें और फिर एक कप चाय भी बड़ा ज़रूरी होता है नान। लेकिन इससे पहले चाय की तरफ आएँ, आई थिंक नाश्ता भी बड़ा ज़रूरी होता है। बिल्कुल, नाश्ता ज़रूरी होता है और बहुत सारे घरों के अंदर फ्राई अंडे बन रहे होते हैं और इसके साथ साथ लज्जत भरे पकवान जो है वो नाश्तों के अंदर इस्तेमाल उनका किया जाता है। ख़ासतौर पर यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा, अगर आप घरों के अंदर मुनफरिद किस्म के पकवान बनाते हैं, लज्जत से भरपूर खाने बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए कुकिंग ऑयल जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट होता है। तो हम आपको रिकमेंड करेंगे यहाँ पे गोल्डन कुकिंग ऑयल के हवाले से और गोल्डन वेजिटेबल घी के हवाले से, क्योंकि गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का ये कहना है कि इसे अफजान सेहत के असूलों के आइन मुताबिक कुदरती अज्जा के साथ डबल ऑटोमेटिक प्लांट के ऊपर तैयार किया जाता है। इसका मकसद भी होता है कि आपके खानों की लज्जत को चार चांद लगाए जाएं। यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ इसके अंदर विटामिन का ब्लेंड भी मौजूद है, जिसमें विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई भी मौजूद है। अगर आप चाहते हैं कि आपके खानों की लज्जत को चार चांद लगें लेकिन उसके साथ साथ आपकी सेहत पर भी मुस्बत असरात पड़े, तो बाजार में जाते सबसे पहले आपका इंतखाब होना चाहिए गोल्डन कुकिंग ऑयल और गोल्डन वेजिटेबल घी, ताकि आपके खानों की लज्जत को चार चांद लगें और आप भरपूर तरीके से अपने मील को एंजॉय कर सकें। तो फातिमा क्या कहेंगी, चाय का कप भी इंतहाई ज़रूरी होता है। सुबह सुबह आपने चाय पीनी है तो आपके अंदर फ्यूल जाना है तो आप मुतहरक होते हैं, क्या कहेंगे? आई थिंक ये सबसे ज़्यादा इसकी एग्जाम्पल जो है वो हम दोनों हो सकते हैं, बिकॉज जब तक चाय का कप नहीं पी लेते हैं तब तक एनर्जी लेवल जो है वो उस तरह से नहीं होता और आप बड़े स्लो स्लो चल रहे होते हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा होता, बस एक रोबोटिक आप कोशिश कर रहे होते हैं कि जल्दी जल्दी ना बस किसी तरह से वो टाइम है जहाँ पे आपको चाय मिलेगी। तो इसी वजह से हम लोग अब चाय जो है बनाना शुरू करने लगे हैं और हनान बहुत अच्छी चाय बनाता है। मतलब आई एम सो इम्प्रेस्ड कि डेफिनेटली ये हनान को जो है ना सबको बताना चाहिए और शो ऑफ करना चाहिए कि हनान की चाय बनाने की स्किल्स कितनी अच्छी है। और जो बंदा अच्छी चाय बना सकता है ना हनान, उसकी मतलब आई थिंक उसके बारे में सब लोग ही अच्छी बातें करते हैं। तो आई थिंक मैं तो इम्प्रेस हो चुकी हूँ हनान की चाय बनाने की स्किल्स। अब ये मैं नहीं कह सकती ऑन स्क्रीन, लेकिन खैर अगर हम बात करें कि चाय जो है चाय का इंतखाब करने के लिए कौन सी चीज़ें और कौन से एस्पेक्ट्स को कंसिडर करना ज़रूरी होता है, तो डियर टी बनाने वालों का दावा है कि उनकी जो पत्ती है उसको बनाने के लिए दुनिया के जो बेहतरीन बागात हैं वहाँ से चुन के टी लीव्स को लाया जाता है, जो कि ऑफकोर्स बहुत ही ज़रूरी है। टी लीव्स आपके जितने अच्छे होते हैं उतनी ही जो है आपकी पत्ती फाइन होती है। अभी जब हनान पत्ती डाल रहे थे तो आपने देखा होगा कि पत्ती कितनी फाइन है, जिसकी वजह से वो फौरन ब्लेंड हो जाती है। किसी भी चाय में तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, जिसमें उसका ब्लेंड, उसका कलर और साथ ही साथ उसकी खुशबू जो है वो बहुत ज़रूरी होते हैं। टेस्ट ऑफ कोर्स, टेस्ट भी बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन ये तीन चीज़ें जो है आपको चाय को टेस्ट करने से पहले ही आपको पता चल जाएगा कि आपकी चाय जो है वो कितनी स्ट्रांग है और कितना अच्छा उसका इफेक्ट आने वाला है आपके ऊपर। एंड ऑफ कोर्स डीएटी के हवाले से बात करें तो दो क्वालिटीज़ अवेलेबल है मार्केट में। अगर आप पसंद करते हैं कि दूध पत्ती जो है आपकी गो टू है, क्योंकि येलो पैकिंग में अवेलेबल होती है, और साथ ही साथ अगर आपको थोड़ी तेज़ किस्म की चाय पसंद है तो दाने वाली डीएटी की जो दाने वाली क्वालिटी है जो कि रेड पैकिंग में अवेलेबल होती है, आप उसको ट्राई कर सकते हैं, जो कि काफ़ी स्ट्रांग होती है हनान। और आपको पता है हम लोग कोशिश करते हैं कि कभी डिपेंडिंग ऑन के हमारा क्या दिल करे कि कौन सी वाली जो है चाय हम बनाएं। तो आज हम लोग एक्सट्रीम क्वालिटी बना रहे हैं हनान। मैं ऐसा करती हूँ, आपकी आज हेल्प करा देती हूँ थोड़ी सी चाय बनाने में। तो इसको सिर्फ इतना ही है कि आप थोड़ा सा इसको करते रहा करें, जितना आप इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे उतनी ही अच्छी आपकी चाय एट द एंड बनेगी। एंड डीएटी बनाने वालों को ये भी कहना है कि ना सिर्फ इसका टेस्ट, खुशबू बहुत अच्छी है, लेकिन साथ ही साथ आपकी सेहत पर इसके बहुत मुस्बत असरात हैं। यानी कि अगर आप आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। ऑफकोर्स आई थिंक आजकल है ना स्मोक की वजह से ब्रीदिंग इश्यूज भी बहुत सारे लोगों को होना शुरू हो गया है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी चाय आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छी हो। आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आपकी सेहत अच्छी है, आपकी सेहत अच्छी है तो ज़िंदगी जो है वो बहुत अच्छी होती है। फिजिकली और मेंटली फिट होना बहुत ज़रूरी होता है आपको अपनी ज़िंदगी के काम जो है उनको करने के लिए, बिकॉज आप फिट नहीं हैं, अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो एट द एंड ऑफ द डे कोई भी काम बड़ा मुश्किल हो जाता है। और हनान एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है
किसी भी प्रोडक्ट को कस्टमर्स का फेवरेट बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि कस्टमर्स को नंबर 1 प्रायोरिटी पे रखा जाए। और डीएटी बनाने वालों का दावा है कि वो खुद सैंपल करते हैं अपनी चाय को, यानी कि सैंपलिंग टीम नहीं बल्कि खुद वो लोग सैंपल करते टू मेक श्योर कि आपके पास जो चाय आएगी वो नंबर 1 क्वालिटी की होगी। जितनी देर चाय बन रही है हनान और तकरीबन ब्रेक ले लेते हैं उतनी देर ताकि हम चाय पे फोकस कर सके कंप्लीटली। तो जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। फातिमा, आपको पता है जैसा कि रोजाना की बुनियाद पे हमारी ये भी रवायत है कि हमारी कोशिश होती है ट्रैफिक और इसके साथ साथ ट्रेनों की सूरत हाल के हवाले से हम शहरियों को आगाह करते हैं। तो ट्रेनों के हवाले से सबसे पहले हम जानेंगे कि आज क्या तमाम ट्रेन जो हैं वो फैसलाबाद के अंदर जितने वक्त पे पहुंचनी थी लेट तो नहीं हुई, उसी वक्त पे पहुंची, शहरियों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना तो नहीं है। तो इस हवाले से बात करेंगे अवैस अली से। अस्सलाम वालेकुम अवैस। वालेकुम अस्सलाम। जी अवैस, बताइएगा ट्रेनों की क्या सूरत हाल है आज, और क्या आज भी मामूल के मुताबिक ही ट्रेनें लेट रही? बिल्कुल हनान भाई, मामूल के मुताबिक ट्रेनें जो हैं वो आज भी लेट रही हैं। लाहौर से बराह रास्ता फैसलाबाद कराची जाने वाली कराक्रम एक्सप्रेस 3 घंटे 20 मिनट लेट रही है। कराची से बराह रास्ता फैसलाबाद लाहौर जाने वाली शाह हुसैन 2 घंटे 20 मिनट लेट रही। रावलपिंडी से बराह रास्ता कराची जाने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस 3 घंटे 50 मिनट लेट रही। रावलपिंडी से बराह रास्ता कराची जाने वाली सर सैयद एक्सप्रेस 2 घंटे 40 मिनट लेट रही। मिलत एक्सप्रेस भी 2.5 घंटे लेट। लाहौर से बराह रास्ता कराची जाने वाली गौरी एक्सप्रेस 2 घंटे लेट रही। शावर से बराह रास्ता कराची जाने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस जो है वो 2 घंटे 20 मिनट लेट रही है। तो इसी तरह ट्रेनों के औकात कार में बेहतरी लाना जो है वो वजारत रेलवे के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। अगर ट्रेनों के औकात पर बेहतर नहीं होंगे तो किस तरह से जो है वो रेलवे को अपने पैरों पर खड़ा किया जा सकेगा और मुसाफिरों को रिलीफ जो है अब वो फराम किया जा सकेगा। तो इससे मुतल्लिक वजारत रेलवे को कोई खातिर ख्वाह मनसूबाबंदी इख्तियार करना होगी, बिलखसूस इंतजामी अमूर में बेहतरी लाना होगी ताकि रेलवे रेवेन्यू में इजाफा किया जा सके, रेलवे को एक बेहतरीन सफर की सहूलत बनाकर पेश किया जा सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अवैस इस अपडेट के लिए। जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं शो के दौरान कि बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो इदारे हैं उनकी तरफ से डिसिप्लिन और वक्त की पाबंदी जो है वो जाहिर की जाए, क्योंकि किसी भी कौम की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो वक्त के पाबंद हो और वक्त की कदर करते हो, क्योंकि वक्त की कदर करेंगे तो ही तो वक्त हमारी कदर करेगा। और मैं तो यही चाहती हूँ और मेरा ख्याल है हर कोई यही चाहता है, हर पाकिस्तानी यही चाहता है कि हमारा मुल्क जो है वो तरक्की करे। तो उम्मीद करेंगे आगे चलते वक्त में हम देखेंगे कि हमारी जो रेलवेज हैं वो एक ऐसा भी वक्त आएगा ना कि दूसरे मुल्क जो है वो एग्जाम्पल देंगे कि कितने वक्त के पाबंद हैं हमारे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। खैर, इससे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आइंदा 24 घंटे में फैसलाबाद शहर के मौसम के क्या सूरत हाल रहेंगे। अगर बात करें ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर की तो 36 डिग्रीज रहेगा और इसी के साथ कम से कम टेम्परेचर रहेगा 16 डिग्रीज। अगर बात करें बारिश के इम्कानात की तो 10% चांसेस हैं कि बारिश होगी। कई दिनों से नजर आ रहा है कि बारिश जो है वो हो सकती है, लेकिन अभी तक बारिश हुई नहीं, जिसकी वजह से मौसम जो है बड़ा अजीब सा नजर आता है, जहां पे बड़ी स्मोक जो है एक बहुत बड़ी कंसर्न और इशू बना हुआ है एट द मोमेंट। हवा की बात करें तो 3 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा चलेगी। मौसम जो है यकीनी तौर पे लाजमी तौर पे तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है और सर्दियां जो हैं वो आती हुई नजर आ रही हैं। शाम को मौसम बहुत अच्छा हो जाता है, कई दफा इवन सुबह के वक्त मौसम बहुत अच्छा होता है। हाँ, बीच बीच में जो है हमें जरूर ये देखने को मिलता है कि धूप निकल आती है, लेकिन जितना पहले धूप देखने को मिलती थी उतनी नहीं है। आपने अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है और कोशिश करनी है कि सनस्क्रीन का इस्तेमाल लाजमी करें। बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। और इसके साथ साथ जनाब टैलेंटेड लोगों के लिए भी ये ऐलान है कि टैलेंट अपना छुपाए मत रखिए। कोई भी टैलेंट आपके अंदर मौजूद है, सिंगिंग का है, होस्टिंग का है, स्केचिंग का है, एक्टिंग का है, तो उस टैलेंट की 30 सेकंड की वीडियो बना के आप व्हाट्सएप करें हमें उस नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जाएगा। यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ आपकी खुशियों में भी जनाब शामिल हुआ जाएगा। उसके लिए तरीकाकार क्या होगा कि आप अपनी बर्थडे सेलिब्रेशन, शादी या फिर किसी भी सेलिब्रेशन की 30 सेकंड की वीडियो बना के आप हमें व्हाट्सएप करेंगे उस नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जा रहा है। हमारी कोशिश होगी कि आपके बर्थडे की वीडियोस अपने शो से चला के आपके साथ नेक तमन्नाओं का इजहार किया जाए। और यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ आप अपनी बर्थडेज और वेडिंग सेरेमनी के अंदर आप मुझे और फातिमा को इनविटेशन भी दे सकते हैं, तो हम दोनों जाके वहाँ पे वीडियो भी आपकी बनेगी और सेलिब्रेशंस में आपके साथ शामिल होंगे जो कि बाद में एयर की जाएगी हमारे शो के अंदर। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। जैसा कि आपको पता है कि महंगाई दिन ब दिन
बेकाबू होते चली जा रही है। महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ चुका है और उससे आवाम इस वक्त बहुत डर रही है। वापस गवर्नमेंट से इस बोतल के अंदर जिन को जो है वो नहीं डाला जा रहा। तो जहाँ पे तमाम चीज़ें महंगी हो रही हैं, जो प्रोटीन सोर्स है, प्रोटीन सोर्स के जो हमारा है गोश्त, ब्लायलर गोश्त जो है ये भी दिन ब दिन महंगा होता चला जा रहा है। इसके पीछे क्या वजूहात हैं, आखिरकार क्यों ये गरीब की पहुंच से दूर होता चला जा रहा है? एक वक्त था कि कहा जाता था कि ये चीप प्रोटीन सोर्स है और हर शख्स इसे हासिल कर सकता है और ये एक बड़ा अच्छा मील है जिससे आप अपनी सेहत को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन अब ये भी अगर चीज़ हर शख्स की पहुंच से दूर होती चलेगी तो उससे भी शहरियों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो आज ख़ास तौर पे मीट कंजप्शन कितनी है हमारे शहर की, इससे कितनी मुश्किलात का सामना महंगा होने की वजह से करना पड़ा है शहरियों को, इस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे। खास तौर पे आज हमने दावत दे रखी है, हमारे साथ मौजूद होंगे अजहर रंधावा जो कि चेयरमैन है ब्लायलर एसोसिएशन पंजाब के, और उनके साथ साथ हमारे साथ राना जैन मौजूद होंगे जो कि सीनियर नायब सदर हैं ब्लायलर एसोसिएशन पंजाब के। तो आप दोनों को वेलकम करते हैं शो के अंदर। और पहले अजहर रंधावा की तरफ चलेंगे और गुफ्तगू का आगाज़ उनसे करेंगे। क्या कहेंगे जनाब, दिन ब दिन ब्लायलर गोश्त जो है वो महंगा होता चला जा रहा है, इसके पीछे वजूहात क्या हैं? कौन सी, ये कोई मोनोपोली है या इसमें भी किसी किस्म का कोई ऐसा सिस्टम होता है कि स्टॉक कर लिया जाता है या ज़्यादा प्रोडक्शन कर ली जाती है, उसके बाद रेट जो है वो मार्केट में अपनी मर्जी का निकाल दिया जाता है, कोई इस तरह का सिस्टम है? अस्सलाम वालेकुम जी। पहली बात तो ये कि इसको स्टॉक नहीं कर सकते आप, इसको जो भी तैयार है उसको बेचना पड़ेगा। इसका मेन इशू इस वक्त ये है कि लास्ट ईयर लॉसेस बहुत ज़्यादा हुए कोरोना कोविड के सीज़न में। फार्मर ने 130-140 पर केजी मुर्गी सेल की, जिसकी वजह से मोर देन 50% जो फार्म्स है इस वक्त वो बंद है। उनकी वजह हैवी लॉसेस। अब अगर तो ये बंद ही रहेंगे तो मुर्गी सस्ती नहीं होने वाली। अगर इनको गवर्नमेंट को इंसेंटिव दे, इनको सब्सिडाइज करे, फीड में करे, चिक्स में करे, बिजली के बिलों में करे, फिर उनके पास कोई पैसा है या उनको कोई इंटरेस्ट फ्री लोन दे तो उनके पास पैसा है, वो फिर उनको जो उनके बंद पड़े हैं फार्म वो रनिंग कंडीशन में आए। अदरवाइज ये डिमांड एंड सप्लाई का रूल है। अभी सप्लाई कम है, जब तक सप्लाई कम रहेगी इसकी डिमांड तो वही है, बल्कि डिमांड डे बाय डे बढ़ रही है। अगर सप्लाई आपकी ज़्यादा नहीं होगी इसका रेट कम नहीं होगा। इसका सिर्फ एक ही है कि जो फार्म बंद पड़े उनको चलवा दें, वो गवर्नमेंट ही चलवा सकती है, वो आम बंदा नहीं चलवा सकता। उनको तो अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कुछ स्टेप्स लिए गए हैं इस सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए? स्टेप्स तो इस सिलसिले में तो कोई नहीं लिए गए, लेकिन अभी ये हुआ कि महंगाई और चीज़ें महंगी हो गई हैं। फीड महंगी हो गई, चिक्स महंगे हो गए, फीड जो बिजली का बिल 2 लाख था वो 4 लाख पे चला गया। आप ये कहेंगे इंसेंटिव दिया, वो तो कोई नहीं दिया, लेकिन दूसरी साइड पे महंगाई और हो गई जिसकी वजह से 40 से 50% शेयर्स थे वो 40 पे आ गए हैं। अगर यही हाल रहा तो 30 पे चले जाएंगे, 20 पे चले जाएंगे। फिर आपको रेट का इशू नहीं होगा, फिर अवेलेबिलिटी का इशू होगा। लोग कहेंगे हमें चिकन दे दें, रेट जो मर्जी लगा लें। बिल्कुल। और इस हवाले से भी बताइएगा कि जो प्राइसेस में इंक्रीज देखा है डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज के हवाले से, कोई रिलीफ दिया जा रहा है इस टाइम पर? एक्चुअली जी सबसे बड़ा तो जो पहले तो थैंक यू आपने इनवाइट किया जी शो पे। सबसे बड़ा जो अभी हमें प्रॉब्लम देखा जा रहा है ना जी, वो देखा जा रहा है सोयाबीन की जो इंपोर्ट है ना जी उसके ऊपर। अगर देखा जाए तो सोयाबीन की कंपैरेटिव अगर एनालिसिस किया जाए बाकी कंट्रीज़ के साथ, जो भी मतलब कि दुनिया में सोयाबीन आ रही है तो पाकिस्तान में कदर वो महंगी आ रही है। उसका मेन रीज़न है कि आपका डॉलर की जो एक एक्सचेंज रेट है, डॉलर 172 पे चला गया। आज से अगर देखा जाए 2-3 महीने पहले बड़ी गुड न्यूज़ आ रही थी जी, डॉलर नीचे को आ गया, 150 पे जब आया ये, लेकिन अगेन वो अपनी जो ओरिजिनल प्राइस 172 पे चला गया। उसकी वजह से एक्सचेंज रेट की वजह से भी एक तो प्राइस ऊपर चलेगी सोयाबीन की। फिर दूसरा एक आप देखें कि कोविड के बाद एक जो सारी कम्युनिकेशन मीन्स के अंदर डिस्टर्बेंस आई है पूरी दुनिया के अंदर, जो आपके जितनी भी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई हैं, उसके बाद मेनली हुआ क्या है कि आपकी तकरीबन हर कमोडिटी की प्राइस बढ़ी है पूरी इंटरनेशनल लेवल पे। आप प्राइस हाइक देखी जाए, अब एक्चुअली में मेरा ख्याल है कि हमारी गवर्नमेंट ना जो ऑप्टिक्स अगर देखे जाए ना तो सही तरह बता नहीं पा रही कि महंगाई कितनी ज़्यादा एक्चुअली में पूरी दुनिया में हुई है। कंपैरेटिव एनालिसिस अगर करें तो हमारे मुल्क में अभी भी सब कॉन्टिनेंट एनालिसिस के अंदर हमारे अभी भी महंगाई कम है। अगर आप इंडिया में देखें या आप अपना बांग्लादेश में देखें या आप अपने साथ जितने भी सबॉर्डिनेट कंट्रीज हैं उनमें देखें आप, तो इसमें मेन प्रॉब्लम यहाँ पर आ रहा है कि पिछले साल सोयाबीन की जो प्रोडक्शन थी वो काफ़ी डिस्टर्ब हुई क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से साउथ अमेरिका के अंदर, जिसकी वजह से कह लें कि जाहिर सी बात है प्रोडक्शन आपकी डिस्टर्ब होगी
तो उसके बाद आपकी जो उसकी लागत है वो तो ज़्यादा है। लेकिन दूसरे मुल्कों की जहां आप बात कर रहे हैं वहां पे कुव्वत खरीद भी लोगों की मैं उसकी तरफ ही आ रहा हूँ। एक्चुअली में जब अपना प्रोडक्शन के अंदर प्रॉब्लम आया और ऊपर से पिछले साल चाइना कोविड की वजह से आपको पता है टोटली एक लॉकडाउन में था, चाइना ने $28 बिलियन की अराउंड पिछले साल 2020 के अंदर सिर्फ सोयाबीन इंपोर्ट किया है फ्रॉम ब्राज़ील। ब्राज़ील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन, और सोयाबीन जो है वो 70% ऑफ द कॉस्ट है हमारी पोल्ट्री फीड की। जो आज हम चिकन को एक प्रोड्यूस कर रहे हैं पैदावार उसकी, उसमें 70% कॉस्ट जो फीड की है वो सोयाबीन की है। जो सोयाबीन इतनी महंगी हो जाएगी, इट इज़ अराउंड 125 रुपीज़ पर केजी है सर। ये 60 रुपीज़ पर केजी आ रही थी आज से 3 साल पहले। तो प्राइस हाइक इतनी ज़्यादा हो गई है कि आज जब आप फार्मिंग करते हैं, जब आप अपना पहले उसकी कॉस्ट देखते हैं तो कॉस्ट इतनी ऊपर चली गई हुई है कि एक्चुअली में आप ये समझें कि वो देखने में ऐसे लगता है कि बहुत प्राइस बढ़ गई है कि फार्मर्स को बज़ाहिर बहुत पैसे बच रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में होता बिल्कुल ऐसे नहीं है। उसकी बरक्स होती है पूरी, मतलब कि कॉस्ट इतनी ऊपर चली गई होती है, वो तो कह लें दुआ कर करके बड़ी किस तरह नहीं पैसे बचते, मिडिल मैन इसमें से कमाता है। सर मिडिल मैन का कोई अंदर वो रोल नहीं। मिडिल मैन एक जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं या कोई ब्रोकर कर रहे हैं या कोई सप्लाइंग चल रही है कि जो सप्लायर्स हैं जो काम कर रहे हैं, उसमें मिडिल मैन ऐसे पैसे नहीं कमा रहा होता। उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम डिमांड एंड सप्लाई का है। जब तक आपकी डिमांड एंड सप्लाई के अंदर कोई इक्विलिब्रियम पैदा नहीं होगा, क्योंकि जो भी आपकी इस तरह की, जैसे आपका आप दूध देख लें, आप अपना बीफ देख लें, मटन देख लें, आप शुगर देख लें, वीट, एनी कमोडिटी आप उठा लें, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पर परफेक्ट इकॉनमी तो है नहीं है। ठीक है, ओपन मार्केट है, जो जिसके पास माल तैयार होता है, अगर मार्केट में शॉर्टेज है उसका महंगा बिक जाता है। अगर मेरे पास माल तैयार है, मार्केट में ओवर सप्लाई तो मेरा सस्ता बिक जाएगा। इसके ऐसे मामला के जब इस तरह की इकॉनमी हो तो उसके अंदर जो इक्विलिब्रियम क्रिएट करना है वो एक बड़ा ही मुश्किल काम होता है, जो कि अभी हम देखते आ रहे हैं काफ़ी देर से। हम लोग खुद ट्राई करें, वो नहीं, हमारी गवर्नमेंट से वो मेंटेन नहीं हो रहा, क्योंकि इस पर कभी ऐसे इतना काम किया गया ही नहीं। लेकिन ये वाली गवर्नमेंट ने थोड़ा सा आके इस पर अपना एम्फोसिस किया है, फोकस किया है। आई होप सो कि आने वाले टाइम पे कोई बेहतरी इसमें आ जाएगी। तो फिलहाल तो आप फार्मर क्या, अभी बड़ी मुश्किल से एक फ्लॉक बेहतर गया है। और मुझे इस बात पे बड़ी आपसे भी गिला है कि आप लोग कभी बुलाते ही नहीं जब अपना फ्री फॉल करता है ब्रॉयलर। अभी 2 महीने पहले अगर देखा जाए तो चिकन का रेट आपकी, एक तो सारी प्रोटीन से कोई 500-500 रुपये के फर्क पे था, फिर जिस रुपये आपको दाल मिल रही है, आपको अपना बाकी सब्जियां मिल रही हैं, उससे भी नीचे आपको अभी प्रोटीन दस्तयाब थी, लेकिन उसके अंदर फार्मर के घर का चूल्हा नहीं जलता था। उस टाइम पे कोई जितना भी मीडिया एक वॉच डॉग का जो रोल प्ले करता है, उसमें किसी ने नहीं देखा कि यार के चले ये इंडस्ट्री है, इसका इतना बुरा हाल है, तो उसको कैसे मैनेज किया जाए। और टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू एंड वेरी फ्रैंक विद यू, जब तक आप इंडस्ट्री को उसके लो में नहीं देखेंगे ना जी, आप इसको मैनेज नहीं कर सकते। आप सारी जो हमारी गवर्नमेंट है, जितनी भी अपना जस्टिस गन्स है ना, वो हमारे तरफ पॉइंट तब होती हैं जब हमारी प्राइस बढ़ती है। आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया कि देयर इज अनदर साइड टू द स्टोरी, एंड हमारी हमेशा कोशिश होती है कि आवाम की आवाज़ बनकर जो भी कंसर्न्स या आपके एक्सपीरियंसेस हैं उनको इदारों तक लेकर जाएं, आपकी आवाज़ को इदारों तक पहुंचाएं। तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद होगा। आपके कोई भी सवालात, एक्सपीरियंसेस या कंसर्न्स हैं, आप हमारे इस डिस्कशन का हिस्सा बन सकते हैं। और ये डिस्कशन तब ही प्रोडक्टिव होगा जब आप इसका हिस्सा होंगे। आपके सवालात बहुत बहुत ज़रूरी हैं। तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। आगे बढ़ते हुए आपने फार्मर्स के हवाले से हाईलाइट किया, फार्मर्स इस टाइम पर किस सिचुएशन में हैं, क्या उनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प की जा रही है? गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई हेल्प नहीं की जा रही। फार्मर इस वक्त पुअर कंडीशन है। लास्ट 2 मंथ पर ये अक्टूबर में प्रॉफिट में गए हैं, अब फिर लॉस स्टार्ट हो गया। जिसको आप कह रहे हैं ना कि चिकन बहुत महंगा हो गया है, महंगाई होगी, ये तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी यही है कि आप अगर फार्मर वाली साइड देखें तो ब्रेक इवन पे मुर्गी अभी भी सेल हो रही है। अगर ये वाम के लिए महंगी है तो फिर तो इससे नीचे अगर फार्मर सेल करेगा, वो जो 40% फार्मिंग है वो 20 पे आ जाएगी। इसलिए महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि चीजें जिनकी बेस पे उसको हम ग्रो करते हैं, फीड है, इलेक्ट्रिसिटी है, वेजेस है, इसके अलावा चिक्स है, उनकी रेट्स इतने ज्यादा हैं कि हमारी कॉस्ट, फार्मर की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से कि अभी आज मेरा ख्याल 339 है पर केजी, और यही फार्मर की कॉस्ट है। अच्छा, एक और चीज भी है ना कि आप इसकी प्रोडक्शन के लिए कोई भी लो क्वालिटी चीज का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उससे मुख्तलिफ बीमारियां और उसकी जो सेहत है वो ठीक नहीं रहती। जो आपका ब्रॉयलर होता है उसके मरने का खदशा भी होता है। तो क्वालिटी को मेंटेन करने में कितना आपका पैसा लगता है? क्योंकि अगर शेड्स बने होते हैं वहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन चाहिए होता है आपको, इसके साथ साथ फीड भी बेहतरीन आपने यूज़ करनी है, तो इसके ऊपर ओवरऑल प्रोडक्शन के लिए क्या कॉस्ट आती है? आजकल अगर हम प्रोडक्शन देखें 320 है पर केजी
ग्रोअर के लिए जो फार्मर है उसकी जो कॉस्ट है 320। प्रॉफिट क्या कमाएगा इसमें से? प्रॉफिट बाकी रह ही नहीं जाता। यही तो मैं कह रहा हूं, अगर यही सूरत हाल रही, अब तो मुर्गी 400 प्लस रहेगी तो फार्मर को कुछ बचेगा। अगर ये 400 प्लस नहीं रहेगी, जो फार्मिंग है वो डे बाय डे कम होती जाएगी और ये रेट बहुत ज्यादा ऊपर चले जाएंगे। बिल्कुल जी। और राना साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फार्मर्स को क्या चीजें हैं जो कि कॉस्ट इफेक्टिव ना होने की वजह से ये सिचुएशन पैदा हो रही है, जहां पे उनको ना तो प्रॉफिट मिल रहा है और ना तो आवाम को किसी तरह की प्राइसेस में कमी नजर आ रही है? एक तो सोयाबीन के हवाले से आपने बात की, उसके अलावा ऑफ कोर्स प्रोडक्शन कॉस्ट है, जहां पे एनर्जी सोर्सेज आप चाहे जो भी इस्तेमाल करें, कुछ लोग गैस पे रन करते हैं, कुछ लोग और सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं। और क्या चीजें हैं जो कि एट द एंड कॉस्ट ही इतना कर देते हैं कि ना तो फार्मर को फायदा है और ना ही खरीदने वाले को? देखें जी, जैसे मैंने पहले बोला कि इंटरनेशनल प्राइस हाइक जो है हर चीज़ को, हर कमोडिटी को लेके, उसमें हमारे मेन भी 3 फैक्टर्स हैं। एक हमारा जो एक डॉलर, एक एक्सचेंज रेट ऊपर चला गया, हमारा डीवैल्यू हो गया रुपी। दूसरा आपके पास सोयाबीन आ जाता है जो हमारा इंपोर्ट हो रहा है। तीसरा अभी इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस है। अभी अमेरिका के अंदर पिछला जो 2020 और 2019-2020 की अगर एवरेज देखी जाए पर गैलन $2.6 थी ऑयल की, अभी 3.6 है। $1 बढ़ गए, जो कि इट इज ट्रमेंडस, में बहुत बड़ा एक प्राइस हाइक है ऑयल को लेके। $1 बढ़ जाना, हमारे मुल्क में 102 रुपए थी, वो 127 होगी। तो उसका फिर इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इम्पैक्ट तो आना है आपके हर कॉस्ट के ऊपर। फिर आप देखते हैं कि गंदम महंगी है, आप देखते हैं जो भी आप कमोडिटी उठा ले महंगी है। अब जो चिकन की फीड है उसके अंदर ये सारी चीज़ें डलती हैं जो हम एक आम आदमी भी खाता है। तो चिकन की फीड में वो जो भी अजनास डल रहे हैं वो महंगे। तो महंगाई इतनी ज़्यादा ओवरऑल होगी हुई है इंटरनेशनली, और हमारे मुल्क में थोड़ी सी शायद ज़्यादा होगी है। तो वो इट इज़ द मेन रीज़न जिसकी वजह से आपकी फीड महंगी बनती है, और फीड महंगी होने की वजह से आपके सारे मामला ये वाले बनते हैं। उसके बाद देखिए जी, डॉलर एक्सचेंज रेट की वजह से आपको मेडिसिन आपकी बाहर से आती है, आपकी फीड के अंदर कुछ फीड एडिटिव ऐसे डलते हैं जो कि मैं समझता हूँ कि इंसानी सेहत के, मतलब हम ह्यूमन अवेलेबल भी नहीं है, हम लोगों के लिए भी वो अवेलेबल नहीं है जो हमारे फीड एडिटिव होते हैं कि इतने वो अच्छे और कहने के हेल्दी होते हैं। तो जब आपने इस तरह की एक फीड को मेंटेन करना है एक अच्छी हाई क्वालिटी के ऊपर, उसके अंदर आप कॉम्प्रोमाइज़ कोई नहीं कर रहे हैं, तो वो फिर यू हैव टू पे द प्राइस टू हैव द प्रोटीन। वो रौला इतना सा है जी, वो इतना तो करना पड़ेगा। और जब जहाँ तक इसके हवाले से क्या कहेंगे जो इम्पोर्ट चीज़ें आप करते हैं? क्या कैसे फीड वगैरह जो इंपोर्ट करते हैं उसके? फीड इंपोर्ट नहीं करते जी, फीड के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अब जाहिर सी बात है, अब हमारा एक डेवलपिंग कंट्री में शुमार होता है, हमको डेवलप कंट्री तो है नहीं है, ना ही हमारे पास कोई यहाँ पर R&D के बहुत बड़े इदारे हैं कि जहाँ पर आप जी बहुत बड़े साइंसदान पैदा कर रहे हैं जो कि पता लग जाएगी जी अच्छा ये वाली चीज़ डालेंगे तो इससे जो है जी आपकी प्रोटीन की जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, या इसका जो आपने माल पालना है वो उसकी एफिशिएंसी बेहतर हो जाएगी। ये चीज़ें सारी बाहर से आती हैं, क्योंकि बाहर आपके पास ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जो कि $1 ट्रिलियन खर्च करते हैं सिर्फ इस चीज़ के ऊपर कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपको पता ज़्यादा है जी। हमारे पास यहाँ पर मर धर के जी पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पंजाब में अदर एक ही लैब है जी जहाँ पर जाके ये आप ये चेक करा सकते हैं कि अच्छा यार जो आपने चीज़ खरीदी है क्या उसके अंदर वो पूरी चीज़ें अवेलेबल हैं जो उसके ऊपर लिखी हुई हैं। तो इस तरह के तो कह लें कि बिल्कुल इस पे मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हो गया तो नाज़रीन यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। आखिर क्या वजह है कि या तो प्राइसेस बहुत ही कम हो जाती हैं या तो इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि आम आदमी की पहुंच से ही बाहर हो जाती हैं। ऑफ कोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन सोर्स है और एक ऐसी खुराक है जो कि हर किसी के लिए एक्सेसिबल होनी चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि ये पॉसिबल नहीं हो सका है। और इसी बारे में आज बात करें। अगर आपके कोई भी सवालात, कंसर्न्स या एक्सपीरियंसेस हैं जो कि आप शेयर करना चाहते हैं और हमारे इस डिस्कशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद होगा, आप कॉल कर सकते हैं और हमारे इस डिस्कशन का हिस्सा बन सकते हैं। याद रखें आपके सवालात बहुत बहुत ज़रूरी हैं और ये डिस्कशन तब तक प्रोडक्टिव नहीं हो सकता जब तक आप लोगों का इनटेक इसके अंदर नहीं होगा लाजमी तौर पे। जी आगे बढ़ाते हैं डिस्कशन को। इंडस्ट्री की जो एक तस्वीर है वो शायद लोगों के सामने नहीं आती है। हमें ये तो नजर आता है कि जी प्राइसेस कम हो गई हैं, प्राइसेस ज्यादा हो गई हैं, लेकिन उसके पीछे जो इम्पैक्ट फार्मर पर हो रहा है, उन लोगों पर हो रहा है जो इस बिजनेस से एसोसिएटेड हैं, जिनका खर्चा जो है इस पर डिपेंड कर रहा होता है। तो इसके पीछे क्या कहानी है? जब प्राइसेस कम होती हैं तो फार्मर पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है
और जब प्राइसेस बहुत ज्यादा हो जाती हैं तो फार्मर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? फार्म जब प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाती है उस वक्त ही फार्मिंग बंद हो जाती है। ये जो 40% रह गए ये लॉसेस की वजह से रह गए हैं। अगर ये प्रॉफिट में होते कभी भी जो भी इंडस्ट्री ग्रो करती है वो तभी करती है अगर उसमें प्रॉफिट है। टू क्लैरिफाई, जब भी प्राइसेस कम हो जाती हैं, जिस तरह से आप ही बात कर रहे थे कि लास्ट मंथ 140 प्राइस थी, तो उस वक्त में बहुत सारे फार्मर्स जो हैं बिजनेस छोड़ देते हैं क्योंकि वो लॉस में होते हैं और सप्लाई कम हो जाता है, डिमांड बढ़ती जाती है और उसी के साथ जब प्राइसेस ज्यादा होती हैं वो इसी वजह से होती हैं क्योंकि एक वक्त पर प्राइसेस इतनी कम थी कि लॉस की वजह से लोगों ने बिजनेस छोड़ दिया। अभी यही रीजन है कि लास्ट मंथ लॉसेस इतने हैवी लॉसेस हुए हैं, 3-4 मिलियन तो कॉमन था पर हाउस। जिसको इतना लॉस हो जाता है उस बेचारे की तो हिम्मत ही नहीं पड़ती, वो 2-3 महीने कहता है मैं खाली रख के बैठा रहा, मैंने प्लेसिंग ही नहीं करनी। यही होता है जिसकी वजह से आपकी डिमांड एंड सप्लाई का रूल है, सप्लाई कम हो जाती है और आजकल ये शादियों का सीजन है उसकी डिमांड थोड़ी बेहतर हो गई और सप्लाई पहले 50 थी अब मेरा ख्याल 35-40% पे है। जब यूं ही फार्मर को लॉस होगा वो एक दफा अपने आप को एनर्जी बूस्ट करने के लिए वो रेस्ट करेगा, 1 महीना करे, 2 करे, 3 करे। वो बेचारा जब लॉस करके रेस्ट करता है इधर से रेट ऊपर चले जाता है, वो फिर प्लेसिंग करते हैं सारे आके, फिर ओवर प्रोडक्शन होती है, फिर लॉस हो जाता है। वो जो 35 अभी कोविड के सीजन में 70% फार्मिंग थी जो ग्रेजुअली आप कह लें हर 3-4 महीने में 10% डाउन हो रही है, अभी 35% पे है। और ये जो आप जिसको कह रही है ना आज रेट बहुत ज्यादा है, ये ब्रेक इवन है। रीजन 4000 की फीड की बोरी है, 80-90 का पर चिक है जो डे ओल्ड चिक है। इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स आ रहे हैं पर हाउसेस 3-4 लाख रुपया, वेजेस हैं आपकी बेइंतहा, डीजल महंगा, जो भी करना है आपने वो हर चीज इतनी महंगी है कि जिसको अवाम कहती है, जनरल पब्लिक कहती है अब चिकन बहुत महंगा है, एक्चुअली वही फार्मर की कॉस्ट है। अगर आप अभी भी आज इसको फिर डाउन करें 10-15-20 दिन के लिए इसको 200 समथिंग पे ले आए, आपको नेक्स्ट मंथ ये 500 में बाय करना पड़ेगा। और जब भी आपने मीट का कंपैरिजन करना है आपने मीट से करना है, आपने इसको कुछ दालों सब्जियों से कंपेयर तो नहीं करना कि जी दालें आज 100 रुपए की किलो है इसलिए मुर्गी को भी 150 रुपए कर दें। आपने इसको बीफ से कंपेयर करना है, मटन से करना है, फिश से करना है। अब बीफ देख ले 600 पर केजी है, आप उसको मटन को देख ले 1200-1300 रुपए का किलो है, मेट्रो में 1699 का किलो लगा हुआ है। तो अगर आपको उनसे कंपेयर करें तो ये 340 कुछ भी नहीं है, ये अगेंस्ट बीफ तो ये फ्री है, हाफ रेट है, फिर भी अवाम बीफ को कह रही है सस्ता है, ये महंगा है। मटन देखें 1500 रुपए केजी है। इसलिए जब भी आपने इसको कंपेयर करना ना मीट को प्रोटीन से कंपेयर करें काइंडली, इसको दालों से, सब्जियों से, प्याजों से। आलू 100 रुपए का आपको किलो मिलता है, आपको मुर्गी लास्ट मंथ 140 रुपए की किलो मिलती रही है। समझ लें कि आलू और मुर्गी बराबर थी। डिमांड एंड सप्लाई की आप बात कर रहे हैं, जैसे डिमांड बढ़ी और सप्लाई कम थी उसकी वजह से रेट बढ़ गया। अब सप्लाई कम होने के साथ साथ डिमांड भी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है क्योंकि जब बहुत चीज़ महंगी होती है बहुत सारे लोगों की पहुंच से बाहर हो जाती है, तो डिमांड के कम होने की वजह से भी आपको कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? नहीं, डिमांड अब कम नहीं होगी क्योंकि शादियां काफ़ी हैं। इसकी डिमांड उस वक्त कम होगी अगर बीफ 350 पे आ जाए, इसका मुकाबला है बीफ के साथ या मटन के साथ। जब तक उनकी प्राइसेस ऊपर है ये 400-450 भी चला जाए कोई मसला नहीं है। लास्ट ईयर बीफ मिलता था 400 का, मुर्गी मिलती थी 250 की, अब मुर्गी चलेगी 400 के आसपास, 340, 330, 300 और बीफ चला गया 600 पे। अगर बीफ नीचे आता है फिर इसकी डिमांड पे असर पड़ेगा, अदरवाइज ये इनका लिंक क्या है आपस में? आपने आज बीफ खाना, आज आपने खाना है, कोई भी आपको प्रोटीन चाहिए, आप बीफ खा लें, मटन खा लें, चिकन खा लें। अगर आप मटन खा लेंगे आप उसके बाद चिकन तो नहीं खाएंगे, एक ही चीज खाएंगे। जब जिसकी प्राइस ज्यादा ऊपर जाती है, मटन बहुत ज्यादा ऊपर चला गया, मटन आम बंदा मटन नहीं ले सकता, चिकन ले सकता। आप कहते हैं ना जी आम बंदे की पहुंच से दूर हो गया, आम बंदे की पहुंच से तो मटन और बीफ दूर हो गए, चिकन तो अभी भी उसकी पहुंच में है। 340 है, बीफ 600 है, उसने बीफ लेगा या चिकन लेगा? वो चिकन लेगा, उसके पास यही ऑप्शन है। वो 1 किलो अगर बीफ लेगा तो इसका चिकन 2 किलो आ जाएगा, वो चिकन ही लेगा। लेकिन रोजाना जो शख्स 1000 रुपया या 800 रुपया कमाता है उसकी पहुंच में किस तरह से वो आधी कमाई दिन की थोड़ी ना इस चीज पे सर्व करेगा? नहीं, उसकी पहुंच में बीफ भी तो नहीं है, या तो उसकी पहुंच में बीफ भी ला दें, आप मटन भी ला दें। अगर आप चिकन पे ही सारा फोकस करेंगे, यही गरीब बंदे की पहुंच में लेके आना है, बाकी जो पहुंच से बाहर है उसको बाहर ही रहने दें। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, सबसे अहम सवाल ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से इसकी प्राइस को कंट्रोल करने के लिए कोई कमेटी बनाई गई है कि नहीं?
कमेटी उनको, इन्होंने काफ़ी कमेटियां तो ये इसका रेट है जो वो अनाउंस गवर्नमेंट करती है, जो आपकी ऑफिशियल रेट लिस्ट पे आता है, लेकिन वो यही देखते हैं डिमांड एंड सप्लाई कि अब कॉस्ट कितनी है। करंट कॉस्ट जो है 330 है मीट की, ये गवर्नमेंट भी जानती है, ये फार्मर भी जानता है। हेल्दी बर्ड की अगर किसी का डिस्टर्ब हो गया हो सकता है 430 पे चली जाए, लेकिन जो रेट्स हैं वो गवर्नमेंट और जो बाकी रेट अनाउंस करते हैं वो ऑफिशियल दोनों मिलके वो डिसाइड कर लेते हैं कि मिनिमम कॉस्ट ये है इस वक्त। करंट कॉस्ट 330 340 है और वही आज का अनाउंस रेट है। बिल्कुल जी। राणा साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें जी, प्राइसेस जो बढ़ती जा रही है और ऑफ कोर्स अवाम पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ किया जा रहा है कि इन प्राइसेस को कंट्रोल किया जाए? क्योंकि जब तक गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं किया जाता है तब तक अवाम की पहुंच से को मीट बाहर ही रहेगी। देखिए, जैसे अभी अजहर भाई ने बात की है कि जो मीट का डिफरेंस है, अब अगर आप आज मटन को कर दें 400 रुपये किलो या 500 रुपये किलो तो नो बडी विल बाय चिकन। अगर आप बीफ को इसी रेट में कर दें तो कोई भी चिकन नहीं खरीदेगा। तो एक होती है ह्यूमन साइकोलॉजी। अगर आप देखें तो वो मटन जितना मर्जी आपको मज़ेदार लगे या जो भी हो, लेकिन ज़्यादातर वो एक फैंसी डिश गिनी जाती है कि वो महंगी है, ठीक है जी। और मेरा ख्याल है वो महंगी होने की वजह से हमारा चिकन ज़्यादा बिकता है और चिकन पे नज़रें भी ज़्यादा रहती हैं, क्योंकि ये एक आवाम की पहुंच की अंदर हमेशा रहा है। तो जहाँ तक कि आपने वो बात की है कि गरीब का, अभी आपने पहले बात की कि बंदा 1000 रुपया दिन का कमा रहा है तो वो चिकन को रोज़ अगर 400 रुपये की मुर्गी लेगा, रोज़ तो खाना भी नहीं होता। वो तो ठीक है, आप हफ्ते में 2-3 दफ़ा खा रहे हैं, बाकी आपकी दाल सब्जी में साथ चल रही थी, एक पूरा एक जो हाउस होल्ड राशन होता है अब उस पर चल रहे होते हैं, उसमें तो फिर आप सारा कुछ ही चल रहा होता है ना खाने पीने के अंदर। तो इसके अंदर जो मेनली प्रॉब्लम है ना जी, वो प्राइस है, जो सप्लाई एंड डिमांड का इक्विलिब्रियम है। जब तक उसके अंदर बैलेंस नहीं क्रिएट किया जाएगा, उसमें वो कैसे मैनेज किया जाए। बाहर के मुल्कों में क्या होता है, बाहर के मुल्कों के अंदर आपकी जितनी सप्लाई पीछे आ रही है वो आपके स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं गवर्नमेंट लेवल के ऊपर। अब हम लोग हैं, अब हम लोग टोटल ब्लाइंड होते हैं। अब हमें भी ये नहीं पता होता, इवन दो कि हम इंडस्ट्री के अंदर एक अच्छा एक पुराना काम कर रहे हैं, हम सब कुछ जानते हैं, हमारे तक भी उन आदाद शुमार की जो है रसाई नहीं है कि आखिर सप्लाई पीछे कितनी आ रही है टोटल। अब इस पर काफ़ी काम हो रहा है। अब आगे एक वेबसाइट पोल्ट्री लॉन्च ऐसी कर रही है कि जहाँ पर आपको इंटरनेट पे जो फौरी तौर पर पता लग जाएगा कि अभी टोटल सप्लाई कितनी है, पाकिस्तान की डिमांड कितनी है, रोज़ का माल कितना लेफ्ट हो रहा है, उसकी रोज़ की कंजम्पशन कितनी चल रही है। उससे दे विल ट्राई टू क्रिएट एन इक्विलिब्रियम बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। और जैसी वो क्रिएट होगी, देखें थोड़ा सा टाइम लगता है, यू हैव टू ब्रेक सम एग्स टू मेक एन ऑमलेट, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपका ये चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, लेकिन आपकी फिल फॉर हो जाए। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं जो कि फिल फॉर तो मेरा नहीं ख्याल कि आपने वायरल डिजीजेस के हवाले से भी बात की थी। पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है कंट्रोल करने के लिए कि अगर किसी भी फार्म के अंदर कोई ब्रेकआउट होता है तो क्या उसको रोकने की कोशिश की जाती है? देखें जी, उसमें भी अगेन पूरी दुनिया के अंदर गवर्नमेंट के लेवल पे मेंटेन की जाती है ये वाली चीज़ें, कि पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि इस तरह के इदारे बने हुए हैं, बहुत ही स्ट्रांग इदारे हैं जी उन लोगों के टू कंट्रोल दीज वायरल डिजीज़। वो ह्यूमन साइड पे आ जाएं, वो आप अपना एनिमल साइड्स पे चले जाएं। होता क्या है कि अगर किसी फार्म पे कोई डिजीज़ आती है तो उस पर टोटल चेक होता है गवर्नमेंट का। यहाँ तो मेरा ख्याल कि गवर्नमेंट को ये नहीं पता कि यहाँ पर टोटल प्लेसमेंट कितनी हो रही है किसी शेड के अंदर। लाइफ स्टॉक नहीं आता आपके यहाँ अगर कोई इस तरह की प्रॉब्लम हो? लाइफ स्टॉक कैसी चीज़? लाइफ स्टॉक बीमारी का अगर किसी शेड में आती है तो वहाँ पे नहीं आके कोई किसी किस्म का कोई एक्शन? सर वहाँ पर भी उतने मसाइल बनते हैं जी। आपकी जितनी भी ये मैड को डिजीज़ वगैरह बनी थी, जिसमें पूरे ये जो ऑस्ट्रेलिया से चली थी, ये पूरे खत्ते में हमारे भी आई, पूरी दुनिया में भी गई। ऐसी जो पोल्ट्री के अंदर आप देखिए न्यू कासल डिजीज़ उसको बोलते हैं, एनडी बोलते हैं, वो पूरी दुनिया में गई और वो अभी भी पूरी दुनिया में कंट्रोलेबल होती है। ठीक है, जब आती है उसको कंट्रोल कर लिया जाता है, जब हमारे उसका वो जब ब्रेकआउट होता है तो वो बिल्कुल ही नहीं पकड़ी जाती है, अनकंट्रोलेबल होती है। उसमें मैंने वही उसी तरफ आ रहा था कि बाहर होता क्या है कि बाहर ना उसको मैनेज कर लिया जाता है बड़े अच्छे तरीके से, कि वो जो फार्म की पेरिफेरी होती है उसे बाहर उसको जाने नहीं देते। वो इतना उनका अच्छी बायोसिक्योरिटी होती है, इवन दो कि हमारी भी बायोसिक्योरिटी बुरी नहीं है, लेकिन हमारे कुछ एजुकेशन की प्रॉब्लम है, हमारी कुछ अवेयरनेस की प्रॉब्लम है जो कि हमारे फार्मर्स के लेवल पर नहीं है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारी गवर्नमेंट। अब देखें जी, हम एक इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री के होने के नाते, जो कि इतनी वॉलेटाइल इंडस्ट्री है, जैसे आई वाज टेलिंग यू बिफोर के एक डब्ल्यू कर्व है, ऐसे चलता है जी।
ठीक है, माउंटेनियस ग्राफ है, ऊपर नीचे, हम अपनी जेब से कितने पैसे लगा लेंगे एक एडवर्टाइजमेंट के लिए कि जी अपना आवाम को पता लगे कि हम किस चीज़ से गुजर रहे हैं, या हम अवेयरनेस अपने लेवल पे कैसे दे सकते हैं। तो गवर्नमेंट कुछ इस तरह का फंड क्रिएट करे जहाँ पर आपको इस बात का शऊर दिया जाए आवाम को कि एक तो चिकन की हिफाजत का, और दूसरा फार्मर्स को दिया जाए कि इसको पालना कैसे इन हेल्दी वे। ठीक है जी, इसके इस तरह के इंस्टीट्यूट होने चाहिए जहाँ पर आप ही कम से कम फार्मर की इस तरह की कह लें कि उसको एजुकेट किया जाए कि अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको मैनेज कैसे करना है। अब हर चीज़ हम अपने मतलब कि हेल्पलेस हैं, हम सारा खुद कुछ करते हैं, हर चीज़ हम खुद कर रहे हैं। कोई इसमें आउटर आप देखें, टेक्सटाइल आप देख लें, आप बाकी ये शुगर के अंदर मामला देख लें, आप वीट में देख लें, हर चीज़ में आपको सब्सिडीज नजर आएगी। देखिए बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये इश्यूज जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इनको हल करने के लिए आपका साथ गवर्नमेंट को भी देना चाहिए। तो ये मसाइल जो हैं इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द जो है वो हल हो। तो बहुत शुक्रिया आप दोनों का शो में आने के लिए। इसी के साथ नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। बहुत खूब, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में रईस अली हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने बुलाया अकीदत पेश की है। बहुत शुक्रिया आपका। तो आज ख़ास तौर पे क्योंकि जुमातुल मुबारक का दिन है, तो हमने गेस्ट भी उसी मुनासबत से जो हैं वो बुला रखे हैं। तो आपका तारफ़ मैं करवा दूँ। हमारे साथ पहले तो नात ख़ां जो अभी नात पढ़ रहे थे, हमारे साथ मोहम्मद रईस अली मौजूद हैं, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, भी बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने नात पढ़ी। और उनके साथ साथ हमारे साथ पीर इम्तियाज़ हैदर साहब मौजूद हैं, जो कि दुनिया का बेहतरीन और सबसे बड़ा कुरान पाक तर्जुमे के साथ इन्होंने लिखा है। पिछले दिनों में उसकी नुमाइश भी इकबाल स्टेडियम के अंदर की गई थी, जिसके अंदर कमिश्नर फैसलाबाद साकिब मनान, जो कि उस वक्त कमिश्नर थे, उन्होंने भी शिरकत की थी, और दीगर भी शहर की सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की थी। तो वेलकम करते हैं जनाब आपको शो के अंदर। और उनके साथ साथ एक और नात ख़्वां हमारे साथ फैज़ अली, जो कि उम्र तो छोटी है लेकिन आवाज़ में काफ़ी महारत रखते हैं, वो भी मौजूद हैं। तो आपको भी वेलकम करते हैं शो के अंदर। तो पीर इम्तियाज़ हैदर की तरफ चलते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं उनसे। तो जनाब कैसी रही आपकी सरनी? बड़े ज़बरदस्त अंदाज में वहाँ पे माशाल्लाह मैं वीडियोस देख रहा था कि पूरे स्टेडियम के अंदर इतना लंबा कुरान पाक था कि वो लगाया गया, और 1 बाय 1 वहाँ पे लोग आ रहे थे, उसे देख रहे थे, और ईमान ताज़ा हो रहा था, रूह को खुशी मिल रही थी उसे देख के। क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, आले रसूल का करम है, और अल्लाह पाक की जनाब ने ये इज़्ज़त और ये करम हम पे किया। और उस दिन दुनिया का तर्जमे के साथ जो कि पहला कलमी नुस्खा है, उसकी वहाँ पे ओपनिंग की गई। वहाँ पे बहुत सारे दोस्त हज़रात शरीफ लाए, कमिश्नर साहब भी ज़ाते खुद शरीफ लाए, और उन्होंने इस कुरान शरीफ को देखा। और इसके अलावा फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट के जो CEO हैं काशफवान साहब, वो भी तशरीफ़ लाए, दूसरे भी दोस्त बाब तशरीफ़ लाए। और ये दुनिया का पहला तर्जमे के साथ जो है ये नुस्खा था। इतने बड़े साइज़ में तर्जमे के साथ दुनिया के अंदर कोई भी नुस्खा नहीं था। फिर हमने इसको मरतब किया था इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक, क्योंकि हमारा कौमी ज़बान नीचे ऐड होनी थी। तो ये अब ये जाए नेशनल लेवल से निकल के इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, तो ये उसका एक अच्छा और ख़ूबसूरत नुस्खा होना चाहिए था। तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुख्तलिफ़ कलर की कम्बिनेशन से और मुख्तलिफ़ रस्मुल ख़त से इसको हमने मरतब करके, और उसको फिर हम टाइटल पेपर सब्ज़ में करके और उसको हमने मरतब करके पेश कर दिया है। तो कमिश्नर साहब को बड़ा पसंद आया था, और उन्होंने सदारती वार्ड के लिए भी नामजद किया था। तो उसमें आपकी भी कमी महसूस की थी हमने। तो मैं लाजमी उस वक्त आता, लेकिन मैं किसी असाइनमेंट पे बिजी था, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी वहाँ पे आने की। तो लेकिन मैं लाजमी चक्कर लगाऊंगा वो नुस्खा देखने के लिए, क्योंकि बड़ी ही मेहनत उसके लिए दरकार थी जो काम आपने किया। वैसे कितना अरसा लगा आपको ये लिखने के लिए? उसको तकरीबन 425 दिन लगे हैं, तकरीबन 425 दिन की वो शब रोज़ की मेहनत है। और उसके अंदर बड़ा ज़बरदस्त उनका मुजाहिदा है, रियाजत भी उसके अंदर शामिल है। फिर इसको सुन्नत और शरात में रहते हुए लिखा गया है, बाशरा दाढ़ी हर चीज़ को रखा गया है, ताकि कोई बड़ा नुस्खा है, तर्जमे के साथ पेश होना है अल्लाह रसूल के हज़ूर। तो इसके लिखने वाला, लिखने का अंदाज़ और सब कुछ बेहतरीन होना चाहिए, ताकि हम पे हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद तो यही है ना कि हम लिख दें, हमारी जानों पे कर्म हो जाए, हमारी अर्ज़ पाक के कर्म हो जाए, और हमारे इदारों पे कर्म हो जाए, और जो जितने भी क्राइसिस हैं तो उसमें से हम अल्हम्दुलिल्लाह निकल जाएँ। ये अल्लाह पाक का बड़ा फजल है। तो हमें तौफीक दी, और ये भी बड़ा फजल है कि सिटी 41 का जो प्लेटफार्म है
ये हमें मैसर है। हम अपने शहर की जो भी एक्टिविटी हैं वो हम उसको बड़े अच्छे तरीके से पेश कर देते हैं। फिर यहाँ से एक्टिविटी जो होती है यहाँ से निकल के फिर वो नेशनल लेवल पे जाती हैं, फिर इंटरनेशनल लेवल पे जाती हैं। तो ये हमें ये घर के अंदर ही हमें माहौल मैसर है 41 का, तो ये अल्लाह रसूल का ये करम ही है। आपका जो आगे का सफर रहा, जब पहले तो फैसलाबाद में शोकेस किया गया, उसके बाद सराहा गया पूरे पाकिस्तान की तरफ से, पूरी दुनिया में सराहा गया, उसके बाद इस्लामाबाद भी जाना हुआ आपका, उस हवाले से भी बताइएगा। गालिबन एयर चीफ मार्शल ने आपको वहां पे इनवाइट किया? बिल्कुल, एयर चीफ मार्शल ने नूर खैर बेस पे इनवाइट किया हुआ है और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। इस्लामिक यूनिवर्सिटी के जो वाइस प्रिंसिपल है वो आ रही है, एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी पाकिस्तान के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं उनके जो सरबराहान हैं वो वहाँ पे आ रहे हैं। और सदर पाकिस्तान से भी मीटिंग है इंशाअल्लाह ताला, तो वान सदर में भी इसको ओपन होगा। तो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के साथ भी मीटिंग है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की थी और मैंने लिख दिया था, और ये 41 और दूसरे चैनल जो आ रहे हैं उन्होंने इसको प्रमोट कर दिया। तो अपने अपने इसका काम लोगों की तरफ से ये तो कहा जाता होगा कि एक इंस्पिरेशन है कि वो भी इस तरह का कुछ करना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल सही फरमा रही हैं आपसे। और फैसलाबाद के नाम फातिमा एक और एजाज भी है, मैं यहाँ पे लाजमी बताना चाह रहा था कि दुनिया का सबसे छोटा कुरान पाक वो भी इस शहर के शख्स कमर सुल्तान है, हमारे आर्टिस्ट जिन्होंने लिखा है। उन्होंने चावल के दाने के ऊपर, बिल्कुल ठीक है, और पाकिस्तान के नक्शे के अंदर भी मुकम्मल कुरान पाक जो है वो लिखा है। तब वज़ीर आज़म इमरान खान फैसलाबाद आए थे सरीना होटल के अंदर, उनके नुस्खे वहाँ पे लगाए गए थे, उन्होंने विजिट भी किया और उस पर एप्रिसिएशन भी उनको मिली थी काफ़ी। और अब दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक जो कि तर्जुमे के साथ लिखा गया है वो भी हमारे फैसलाबाद शहरी के जानिब से लिखा गया है। तो मेरा ख्याल ये हमारे शहर फैसलाबाद के लिए एक बड़े एजाज की बात है इस हवाले से, और दुनिया भर के अंदर उसे देखा जाएगा, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर। तो मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग जो कि अकीदत और एहतराम रखते हैं इस हवाले से, दुनिया भर से इन दोनों चीज़ों को देखने के लिए फैसलाबाद का रुख करेंगे। क्या कहेंगे इस वक्त? बिल्कुल ऐसे ही है, और फैसलाबाद की धरती को रब्बा का ख़ास करम है, और यहाँ पे बहुत बड़े इंडस्ट्रियल भी हैं और बड़े बड़े यहाँ पे कारोबारी लोग भी हैं, बड़े बड़े मजहबी लोग भी हैं, बड़े बड़े अच्छे नात खां भी हैं, और बड़े बड़े यहाँ से लोग, बड़े बड़े एंकर भी हैं, छुपे हुए वो कह रहे हैं हीरे हैं। अगर उनको मौका मिल जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे ये अब बार बार बात हो रही है प्लेटफार्म है, ये अल्लाह पाक की तरफ से मौका मिलता है तो खुशकिस्मत होते हैं लोग जिन पर अल्लाह रसूल का ये कर्म हो जाता है और फिर वो लोग आगे निकल जाते हैं। और ख़ास वो रबी अल-अव्वल के माह में, अब देखिए एयरफोर्स वाले आप सलम की आमद की खुशी में ये कर रहे हैं, और चीफ और एक स्टाफ जो है ज़ाती तौर पे इन्वॉल्व हैं। आज भी मेरी उनके स्टाफ से बात हो रही थी, तो वो ज़ाती तौर पे इन्वॉल्व हैं। तो ये जब माह रबी अल-अव्वल शरीफ हो और दुनिया के सबसे बड़े कुरान पाक की एग्जीबिशन हो, तो दोनों चीज़ें भी शामिल हो जाती हैं और इससे मुल्क और कौम का जो है ना एक नाम निकलता है। और जैसे आप कह रहे हैं कि फैसलाबाद की धरती को एजाज़ हासिल है, अब ये बड़े बड़े वहाँ पे आ रहे हैं जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके चांसलर आ रहे हैं नुस्खों को देखने के लिए। तो जब उनको पता चलेगा फैसलाबाद में इस लेवल पे काम हो रहा है, तो वो फिर ज़ाहिर बात उनके जहन में एक बड़ा अच्छा जो है ना वो फैसलाबाद का इंशाअल्लाह ताला निकलेगा। बहरहाल हर हालत में ये अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला की हमद है, आप सल्लम पे दरूद है, आपकी आल पे दरूद है, आपके औलिया पे दरूद है, जिनकी तवस्सुत से ये सारे का सारे जो मरहले हैं ये तय हो रहे हैं। जी बिल्कुल जी, और बहुत खुशी होती है जब सोचते हैं कि फैसलाबाद में इतना टैलेंट है, और स्पेशली जब अल्लाह ताला से और अपना मजहब और अपना जो ईमान है जितना हम मजबूत कर सकें, उससे बेहतर क्या चीज़ हो सकती है। और फैसलाबाद से जब उभरता हुआ टैलेंट जो है वो पूरी दुनिया में जाके, पाकिस्तान में जाके नाम रोशन करता है फैसलाबाद का, तो उससे ज़्यादा और खूबसूरत क्या बात हो सकती है। हमारे साथ फैज़ अली भी मौजूद हैं जिन्होंने आज अपने इतने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए वक्त निकाला है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि आपको कब शौक हुआ नात पढ़ने का? पहली दफ़ा कब आपने किसी को सुन के आपका दिल किया? जी, मेरे पापा मुझे सिखाते हैं। अच्छा, और कितना टाइम देते हो उसको? किस तरह से पढ़ाई करते हो? स्कूल जाते हो आप, तो किस तरह से टाइम निकालते हो? स्कूल से आगे मेरे पापा मुझे सिखाते हैं। कितना टाइम? 2-3 घंटे। अच्छा, और कोई फेवरेट आपकी नात है जो सबसे ज्यादा आपकी पसंदीदा हो, वो कौन सी? बांधे हाथों की। अच्छा, और कभी टीचर्स या स्कूल में आप वहाँ पे भी पढ़ते हो नात, और आपके जो साथ बच्चे पढ़ते हैं वो भी कहते हैं हमें भी शौक हो रहा है आपको देख के? अच्छा, तो हनान, आई थिंक स्पेशली जो बच्चे हैं वहाँ से ही तरबियत जो है वो शुरू होती है। अगर आप बचपन में आप जो चीज़ें सीखते हो, जो चीज़ें समझते हो, वही चीज़ें आगे जाके एज एन एडल्ट
आपकी जो पर्सनालिटी है उनको तश्कील देती हैं। और यही खूबसूरती है स्पेशली अल्लाह का नाम लेने के, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में जब आप कोई कलाम पढ़ते हैं, जब कोई नात पढ़ते हैं, तो उससे दिल जो है वो खुश हो जाते हैं, ना सिर्फ आपका लेकिन सुनने वाले को भी सुकून मिलता है। तो अब आप आए हो हमारे शो में और हम चाहते हैं कि अगर आप हमें कोई नात सुना दो, सुनाओगे? जी, कौन सी पढ़ोगे नात? अभी आपको जो फेवरेट है आपकी? चलो माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ और बहुत टैलेंट है आप में फैज़। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगी कि आपका ये टैलेंट ओवर टाइम और इन्हांस हो और मतलब अगर अभी हनान ये लेवल है तो मुझे नहीं पता कि आगे जाके किस तरह से। और सबसे खूबसूरत यही बात होती है कि जब आप बचपन से किसी चीज़ का शौक़ रखते हो और किसी चीज़ में आप सीखना शुरू कर देते हैं तो वो आगे जाके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाती है। और डेफिनेटली बहुत ही खूबसूरत आवाज़ और दिल को जो है वो सुकून मिल रहा है। और जुमे का दिन है स्पेशली, तो आई थिंक जुमे का दिन हनान आई थिंक हम सब के लिए जो है वो बड़ा अहमियत रखता है। बिल्कुल। और यहाँ पे मेरे ख्याल एक छोटी सी ब्रेक लें, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे और इस गुफ्तगू का जो है दोबारा से शुरुआत करेंगे। तो एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइए। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ पीर इम्तियाज़ हैदर साहब मौजूद हैं, मज़ीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। क्या कहेंगे जनाब, रबीउल अव्वल का महीना है, दरूद सलाम की महफिलें सजाई जा रही हैं और बड़े जोश व जज्बे के साथ पूरे पाकिस्तान ही क्या बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इस महीने को मनाया जाता है, क्योंकि आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में 12 रबीउल अव्वल के दिन जो है इस दुनिया के लिए रहमत बन के यहाँ पे आए। क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल जी, अल्लाह पाक हम पे फजल है कि 551 हिजरी पीर के रोज़ सुबह 7 के वक्त आप सल्लम दुनिया पर तशरीफ़ लाए और आप सल्लम ने दुनिया पर तशरीफ़ लाते ही सबसे पहले सजदा फरमाया और 2 उंगलियां आपने आसमान की तरफ अपनी खड़ी की और उनमें से एक नूर निकला जिसने पूरे आलम को रोशन और मनव्वर कर दिया और एक अजीब सी खुशबुएँ फैल गईं। फिर जनाब अबू तालब ने आपको हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आपको उठाया और बैतुल्लाह शरीफ में लेके गए, अल्लाह के हुज़ूर पेश किया, फिर आपको वापस ला के आपकी वालदा की गोद में डाल दिया। तो आपने फरमाया कि इनका नाम जो है कसीम रखना है। तो जनाब आमना फरमाने लगी कि नहीं, मुझे ताकीद की गई है कि इनका नाम मोहम्मद रखना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तरीके कार से आपका जो नाम मुबारक है ये रखा गया। और जिस वक्त आपकी पैदाइश मुबारक हुई, जो उस वक्त के हाकिम थे, वक्त के बादशाह थे, उनकी ज़ुबानें बंद हो गई थी, काफ़ी देर तक वो बोल नहीं सके क्योंकि ज़माने का सरदार आ गया था, आलम का बादशाह तशरीफ ला गया था। ईरान में एक आग जल रही थी मजूसियों की तरफ से 1000 साल से, वो आग फौरन बुझ गई। जितने भी बुत थे दुनिया के अंदर वो सब के सब मुंह के बल गिर पड़े। एक जगह रवायात में आता है कि काफ़ी सारे लोग वो बुतों की पूजा कर रहे थे। उस वक्त जब आपकी पैदाइश हुई, सब के सब जो बुत हैं वो मुंह के बल ज़मीन पे गिर पड़े। उन लोगों ने सबसे बड़े बुत को उठाया, खड़ा किया और फिर गिर गया। ऐसे 4 मरतबा हुआ। वो बुत को उठाते थे, बुत नीचे गिर जाता था। आखिर में बुत बोल पड़ा कि आज वो तशरीफ लाए हैं जो पूरी दुनिया के बादशाह हैं, बेशक, और आप के आने के बाद जो है पूरी दुनिया को एक रूहानी और कल्बी सुकून मैसर आया है। कुफर के जो दफ्तर थे वो उल्ट दिए गए हैं। अच्छा, वैसे क्या कहेंगे आप, जब सीरत की बात की जाती है, जब इखलाक की बात की जाती है, तो मेरे नबी ने सबको पीछे छोड़ दिया, क्या कहेंगे इस सवाल? बिल्कुल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी हदीस पाक है कि जिसका अच्छा खलक होता है ना उसके दर्जे बढ़ते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो बहुत शान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो तशरीफ लाता था सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम आप ही फरमाते थे। ये नहीं होता था कि दूसरा बंदा है कि या कजी अस्सलाम वालेकुम, नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो भी आता था सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम आपकी तरफ से आता था। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और अगर खास तौर पे इस बेहतरीन कुरान पाक की बात करें जो आपने तैयार किया है, इस पे दाद भी तो बहुत सारे लोगों ने आपको दी होगी ना? हाँ बिल्कुल जी, बहुत दाद मिली है। उसमें रूहानी तौर पे भी बहुत दाद मिली है। अगर हम रूहानी यहाँ पे अपने ख्वाब, अपनी बिशारतें बयान करें तो कुछ लोगों को अच्छी लगेंगी, क्योंकि इतना खूबसूरती से लिखा है इन्होंने और सबसे बड़ा पूरी दुनिया में।
तो डेफिनेटली जो है एक फीट है और एक तरह से समझ लें कि एक दुनिया में आपने एग्जाम्पल सेट की है सबके लिए। कुरान मजीद तो जिंदगी जीने का तरीका है। जब भी हमारी जिंदगी में हमें किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है या हम एक ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहां पे हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हम क्या करें, किस रास्ते पे चलें, तो कुरान मजीद वो एक वाहिद सोर्स है जहां पर हम जाकर समझ सकते हैं कि क्या करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी के हर मसले का जो उसको हल करने का तरीका जो है, अपनी जिंदगी को किस तरह से लेकर चलना है आपने, उसके अंदर मौजूद है। सिर्फ और सिर्फ कुरान मजीद एक ऐसी सोर्स है जिससे हमें हमारे जवाब हासिल हो सकते हैं। और आपने ऑफ कोर्स एक सबसे बड़ा दुनिया का कुरान पाक जो है आपने लिखा है और उसको हनान आए थे उर्दू तर्जमा भी उर्दू तर्जमा जो है उसके साथ लिखा। तो मोहब्बत होती है ना जिस शख्स को, यानी कुरान पाक को पढ़ने से मोहब्बत है, उसे खोलने से मोहब्बत है, उसके अल्फाजों को देखने से मोहब्बत है, वही ये शख्स जो है इतना बड़ा काम कर सकता है। क्या कहेंगे इस सवाल? बिल्कुल जी सही बात, ये मोहब्बत और इश्क की बात होती है। और ये मुझे कमिश्नर साहब भी कह रहे थे कि ये जुनून का काम है और इसमें बड़ी लगन की बात होती है। इसको जो मोहब्बत वाले दोस्त लोग होते हैं फिर वही इस चीज़ को समझते हैं और इस चीज़ की फिर इस चीज़ को देखने के लिए भी आते हैं। अभी जो हाल ही में परसों जो है जो लाहौर की लायर कम्युनिटी है वो उन्होंने इस कुरान शरीफ के नुस्खे को बुलाया है। वहाँ पे जो नाइब उनके सदर हैं कौसर सुलहरी साहब वो ख़ास तौर पे आ रहे हैं। इसी तरह राना अमजद अली उनकी चेयरमैन है लीगल कमेटी के, वो भी वहाँ पे आ रहे हैं। तो इस तरह वहाँ पे एक लॉयर कम्युनिटी जो है वो देखेगी इसको, फिर जब देखेंगे फिर शौक़ पैदा होगा, फिर दीन की तरफ उनको मोटिवेशन मिलेगी। फिर मिलाद शरीफ का ये महीना है तो इस तरीके कार से इसको अल्हम्दुलिल्लाह हम सिर्फ रबीउल अव्वल के माह के अंदर ही हम इसको लेके जाते हैं। मैं देख रहा था आपके वालिद साहब अनान साहब वो भी माशाल्लाह बाशरा हैं और सदारती उनको भी अवार्ड मिला हुआ है। तो मेरा प्रोग्राम भी था। इस तरह के जो बड़े लोग होते हैं और जिन्होंने शरीयत में ज़िंदगी गुजारी होती है, इनको देख के भी इंसान को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है जैसे आप कह रही हैं। अच्छा, ये जो कुरान पाक आपने लिखा है इसके लिए आपने सफ़ा कौन सा इस्तेमाल, कागज़ कौन सा इस्तेमाल किया? इसको दिन में कितने घंटे आप लिखते थे? आराम कब करते थे? स्याही कौन सी इस्तेमाल की? इस हवाले से ज़रा बताइए। इसमें शादी ये है कि हम इसका प्लास्टिक का पेपर हमने इस्तेमाल किया है। फिर प्लास्टिक में ये है ना कि वो फटेगा नहीं और ना ही वो इतनी जल्दी शहीद होगा। लेकिन प्लास्टिक के पेपर पे तो जब इंक के साथ लिखते हैं तो वो मिट भी जाता है। तो आप ये इंक जो होती है ना हम अच्छी इस्तेमाल करते हैं जो मिटती नहीं है। और ऊपर कोई कोटिंग भी आपने इस्तेमाल की है ताकि वो जो इंक है वो ओवर टाइम खराब नहीं हो। ये महकमा औकाफ का काम है कि इसको अब उन्होंने सेव करना है। अच्छा। और महकमा औकाफ से मेरी उनके सेक्रेटरी उनसे मेरी बात मीटिंग भी उनसे मेरी शायद तय हो चुकी है। वो जो है इनको स्टूडेंट्स को देखेंगे भी, इसका मुतालिया भी करेंगे, जो इसमें थोड़ी बहुत ही कमी बेशी रहेगी या वो भी निकालेंगे। उनका डिपार्टमेंट है एक पूरा कुरान बोर्ड, तो वो सारा देखेगा, फिर वो उसको सेव करेगा, उसकी प्लास्टिक उस पर चढ़ाता है या नहीं चढ़ाता है। हमारा काम है बशीयत एक सिटीज़न कि हमने ये चीज़ बना के ये पेश कर दी है। अब इदारों का काम है कि वो इसको कहाँ पे क्या कैसे करते हैं। अभी तो इसकी मूवमेंट हो रही है VIP मूवमेंट, कभी इसको प्रेसिडेंट बुला लेते हैं, कभी इसको गवर्नर बुला लेते हैं। आम पब्लिक के लिए अभी हम इतना उन्होंने अलाउ नहीं किया है। ये बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, ये उन्हीं के गिर्द घूम रहा है। अभी मेरी बात हो रही थी, जो है कमांडर उमर साहब हैं, ये कमांडर हैं पाकिस्तान नेवी में, तो वो कह रहे थे कि हमने भी इसको पाकिस्तान नेवी में कराची कहीं इसको अपने वहाँ पे रखना है वगैरह वगैरह। तो अभी तो इस तरह का सिस्टम हम कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जब वहाँ से फारग होंगे तो फिर जैसे आप फरमा रही हैं तो इसकी हिफाजत का जो जिम्मा है पहले तो अल्लाह पाक ने लिया हुआ है। बेशक बेशक। तो वही यहीं पर अल्लाह पाक की जनाब पसंद फरमाएंगे, वहाँ पर इसको रख देंगे। इतने बड़े नुस्खों को अब 3-4 बड़े बड़े नुस्खे हो गए हैं, पूरा एक कमरा भर गया है। तो उनको रखना, उनकी संभाल करना, ये भी बहुत काम होता है। सफाई सुथराई, उनका अदब एहतराम, कमरे में कोई ना जाए, पूछ ना हो सके। तो वहीं पे फिर इबादत भी फिर वहीं पे वहाँ पे नमाज वगैरह मैं पढ़ता हूँ, आराम भी वहीं पे करता हूँ। तो अभी तो मेरे लिए तो ये एक सोना बना हुआ है कि अल्लाह के सबसे बड़े कुरान जो है वो मेरे पास हैं, चाहे मैंने लिखे हैं तो कुरान ही ना। तो वहीं पे इबादत भी हो जाती है, उनकी ज़ियारत भी हो जाती है। तो उसकी साथ साथ फिर आप जैसे दोस्तों से भी मुलाकात होती है, बयान से भी मुलाकात हो गई। तो अल्लाह पाक का ये फजल है। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि इससे आगे भी हम इंशाअल्लाह ताला कुछ करेंगे। बिल्कुल, और प्रिजर्व करना जैसे कि आपने कहा बड़ा ज़रूरी है। ओवर टाइम ऑफ कोर्स आप चाहते हो कि जब एक इतनी अच्छी चीज़ की गई हो, इतनी खूबसूरत चीज़ की गई हो, तो उसे प्रिजर्व किया जाए। और वक्त का जो
वक्त तो चलता रहता है, लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि वो अच्छी तरह उसको प्रिजर्व किया जाए ताकि आज से 100 साल बाद भी लोग जो हैं उसको देख सकें। और लाजमी तौर पे बहुत ही खूबसूरत जो चीज़ है, और हमेशा जब हम बात करते हैं मज़हब के हवाले से और इस तरह की चीज़ें जब की जाती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो जी हमारे साथ मोहम्मद रईस अली भी मौजूद हैं। जिस तरह से मैं फैज़ अली से बात कर रही थी, जब आप नात ख्वानी की बात करते हैं तो ऑफकोर्स बड़ी मेहनत जो होती है वो जाती है और सालों की हनान जिंदगी की मेहनत होती है, जिसके बाद जाकर आप एक मुकाम पे पहुंचते हैं। तो जी मैं चाहूंगी कि आप अगर हमारे लिए, हमारी ऑडियंस के लिए, अगर आप कोई नात पढ़ें। वेलकम बैक नाज़रीन, करशी सेहत के सफर में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस सेगमेंट का इस्तेमाल खास तौर पर करशी की तरफ से किया जाता है ताकि रोजमर्रा के मसाइल के हवाले से गुफ्तगू किया जा सके, बीमारियों के हवाले से और उनको किस तरह से हल किया जा सकता है, इस हवाले से गुफ्तगू किया जाए। आज खास तौर पर बच्चों के हवाले से गुफ्तगू किया जाएगा, क्योंकि देखने में आया कि बच्चों के अंदर निज़ाम के हवाले से बहुत सारे मसाइल हैं जो कि दिन ब दिन पेचीदगी इख्तियार करने के बाद कोई ना कोई ऐसी बीमारी पैदा कर देते हैं जिससे बहुत सारे मसाइल जो है वो जन्म ले सकते हैं। तो इनका हल किस तरह से किया जा सकता है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए खास तौर पे आज हमने दावत दे रखी है हकीम अकबर साहब को अपने शो के अंदर। हकीम साहब वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर। हकीम साहब, बच्चों में हाजमे के मसाइल कौन से हैं और किस तरह से ये पैदा होते हैं, इस हवाले से बताइएगा। बच्चों के मुतल्लिक खास तौर पर यह है कि हंसते मुस्कुराते और सेहतमंद बच्चे हर किसी को प्यारे लगते हैं और हर वालिदैन की यह ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे खाएं पिएं और सेहतमंद रहें। जैसा कि बड़े बीमार होते हैं ऐसे बच्चे भी बीमार हो जाते हैं। तो इस सिलसिले में बहुत से मसाइल हैं, लेकिन ख़ास तौर पर बच्चों के हाजमे के मसाइल से इस दिन गुफ्तगू होगी। तो सबसे अहम मसला बच्चों में हजम के मसाइल का है, क्योंकि छोटा बच्चा अपना मर्ज नहीं बता सकता, उसके लिए माँ को भरपूर तवज्जो देने की जरूरत होती है कि बच्चे की सेहत का ख्याल रखना, खास तौर पर इस अमर का ख्याल रखना कि बच्चा सुस्त तो नहीं है या बच्चों में किसी किस्म की कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं है जिससे ये ज़ाहिर हो कि बच्चों में कोई तब्दीली जिससे बच्चा बीमार नजर आ रहा हो। तो इस सारी चीज़ों में से अगर कुछ महसूस हो तो फौरन अपने मुआलिज से रुजू करें ताकि बर वक्त इलाज मुआवजा हो सके। बहरहाल करशी ने बच्चों के अमराज को मद्देनजर रखते हुए उनकी तबीयत और मिजाज के मुताबिक बहुत सी अद्वियात तैयार की हैं जो बच्चों को हजम के मसाइल से महफूज रखती हैं। ये अद्वियात जदीद तरीन तिब्बी असूलों के मुताबिक तैयार की जाती हैं ताकि बच्चा इन अद्वियात को इस्तेमाल करने के लिए बल्कि आसानी से इस्तेमाल हो और माँ बाद असरात ना हो, बच्चा सेहत और तंदुरुस्ती से हमकिनार हो। बच्चों में अद्वियात के इंतखाब में खास एहतियात इसलिए भी जरूरी है कि ज्यादा तल्ख अद्वियात देने के बाद बच्चों में उनके खिलाफ कुव्वत मुदाफत पैदा हो, उनके खिलाफ कुव्वत पैदा हो जाती है जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। बिल्कुल हकीम साहब, और अगर बच्चों के हवाले से बात करें तो बच्चों में पेट की खराबी की क्या वजूहात पाई जाती हैं? बच्चों में अमूमन 3 ऐसी वजह हैं जो इन मसाइल का बायस बनती हैं। कुव्वत मुदाफत की कमजोरी, हाजमे के एंजाइम का ना होना, निज़ाम इन्हज़ाम की अंदरूनी तय जिसे हम म्यूकस मेम्ब्रेन भी कहते हैं, बहुत नाजुक होती है, नरम होती है, जिसकी वजह से बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन के मौके बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। वो कौन से अनासर हैं हकीम साहब जो कि बच्चों के अंदर हाजमे के मसाइल और पेट के दर्द का सबब बनते हैं? सबसे पहले तो यह है कि हिफ्जान सेहत के असूलों को मद्देनजर नहीं रखा जाता। इसके अलावा ग़िज़ा और दुआ का जूद हजम ना होना, ये ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों के पेट के मसाइल के लिए बुनियादी हैसियत रखती हैं
और बच्चों के पेट के दर्द का बायस बनती हैं। हकीम साहब, वो कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जिनको हम अपनाते हुए बच्चों को पेट की खराबी से दूर रख सकते हैं? बच्चों की ग़िज़ा और इस्तेमाल के तमाम बर्तनों को खास तौर पर साफ रखें, उनकी सफाई का भरपूर ख्याल रखें। बच्चों के खेलने की जगह, बच्चों के खिलौने, बच्चों के मुतल्लिका तमाम चीज़ों की सफाई का ख्याल रखें। खास तौर पर बच्चों को प्लास्टिक के खिलौनों से ना खेलने दें, क्योंकि प्लास्टिक जरासीम की अफजाइश के लिए ज़्यादा मौजू है, जिससे बच्चे जल्द बीमार होने का खदशा होता है। और हकीम साहब, वो कौन सी घरेलू टोटके हैं, ग़िज़ाई तरामीम हैं जिनको इस्तेमाल करने से पेट के दर्द और हाजमे के मसाइल से बचा जा सकता है? खास तौर पर 6 माह से कम उम्र के बच्चे को कोई ठोस ग़िज़ा ना दें। कम उम्र बच्चों को महज माँ का दूध पिलाएं। बच्चों को एक ही दफ़ा ज़्यादा ना खिलाएं, बल्कि वक्फे वक्फे से जूद हजम ग़िज़ा खिलाएं। कोशिश करें कि बच्चों में पेट दर्द, कैद या गैस की सूरत में घरों में सादा सा फार्मूला है, पुदीना, सौंफ और इलायची, इसका पानी बनाकर दें, जो बच्चों के लिए इंतहाई मुफीद है। जब बच्चे माँ के दूध से दूसरी ग़िज़ा पर मुंतकिल हों तो इन्हें जूद हजम ग़िज़ाएं जैसे कि दलिया, खीर, फिरनी और साबूदाना खिलाएं, और एक वक्त में कम खिलाएं, बेशक बार बार खिलाएं। खाने में ताज़ा फलों का जूस और बॉयल किया हुआ साफ पानी इस्तेमाल करें। बिल्कुल हकीम साहब, और इसके अलावा करशी की ऐसी कौन सी नेचुरल अद्वियात हैं जो कि पेट के मसलों के लिए बच्चों में इस्तेमाल की जा सकती है? बच्चों में नेचुरल अद्वियात का इस्तेमाल इनकी सेहत को बरकरार रखने के लिए और दीगर पेचीदगियों से बचने के लिए इंतहाई मुफीद है। करशी अर्के शीरी न सिर्फ नेचुरल अज्जा जैसा कि सौंफ, पुदीना, सोए पर मुश्तमिल है, बल्कि इसकी तैयारी में भी गोल्ड स्टैंडर्ड्स का खास ख्याल रखा गया है, जो कि करशी की तमाम अद्वियात का खासा है, और इनकी क्वालिटी टेस्ट और चेक्स की बदौलत हम इन अद्वियात के मियार में शक नहीं कर सकते। इसके अलावा ड्रैप की तस्दीक इस बात की जमानत है, लिहाजा अपने बच्चों की सेहत के लिए नेचुरल अद्वियात का इंतखाब करें जो मुज़र सेहत अज्जा से पाक हों, माबाद असरात से पाक हों। और हकीम साहब, अगर बच्चों के लिए करशी की अद्वियात के हवाले से गुफ्तगू करें तो कौन सी ऐसी अद्वियात हैं जो कि बच्चों के लिए मुख्तस की गई हैं करशी की तरफ से? करशी ने इस सिलसिले में अर्के शीरी, टूनअप टानक, फुलादी टानक, सदाबहार बेबी टानक और करशी घुटी खुसूसन बच्चों के लिए तैयार की हैं। तो हकीम साहब, बच्चों में ये इस्तेमाल करने के लिए क्या तरीका इस्तेमाल किया जाएगा? इसमें ऐसा है कि बच्चों के पेट के अमराज के लिए, हाजमे की खराबी के लिए, बदहजमी के लिए, निज़ाम की खराबी के लिए अर्के शीरी इस्तेमाल किया जाए। बच्चों में कब्ज होने की सूरत में करशी घुटी का इस्तेमाल किया जाए और मुआलिज के मशवरे से उसकी मिकदार का तयन किया जाए। आम जिस्मानी कमजोरी के लिए कि बच्चा अगर वीक हो रहा है, जिस्मानी कमजोरी का शिकार नजर आ रहा है, तो करशी का फुलादी टानक बेहतरीन टानक है। बच्चों में दांत निकालने के ज़माने में टूनअप टानक बेहतरीन दवा है। करशी का चरका इमराज मैदा, गैस और दीगर अमराज में फ़ायदेमंद है। हकीम साहब, ये बताइएगा कि करशी की तमाम तरह अद्वियात जो हैं वो गोल्ड स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग के जरिए बनाई जाती हैं। ये गोल्ड स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग है क्या? हम अपने तमाम मामलात में, अपने कामकाज में, अपनी तमाम चीज़ों में कोशिश करते हैं कि नफासत का पहलू नुमाया नजर आए। इस सिलसिले में अद्वियात साज अदारों ने भी बहुत कोशिश की है और ख़ास तौर पर इंटरनेशनल तौर पर कुछ असूल, ज़ाब्ते और कवायद मुरतब किए गए हैं। इनके साथ साथ जदीद टेक्नोलॉजी और आला तरीन मशीनरी का इस्तेमाल किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह करशी ने इन तमाम चीज़ों को फॉलो किया है और अपनी तमाम अद्वियात उसके हर उसके तरीके के लिए, यानी उसकी खरीदारी, उसको तैयार करने का सिलसिला, उसको पैक करने का सिलसिला, उसके हर काम में चेक एंड बैलेंस मौजूद है, जिससे इनकी नफासत बरकरार रहती है। यही गोल्ड स्टैंडर्ड है। हकीम साहब, करशी की मसनूआत कहाँ से मिल सकती हैं और अगर इनकी तफसील पता करनी हो तो वो कैसे की जा सकती है?
कृषि की तमाम अद्वियात हर अच्छे मेडिकल स्टोर से दस्तयाब हैं, हर अच्छी फार्मेसी से मिल सकती हैं। ताहम कृषि की अद्वियात के मुतल्लिक जानने के लिए, खरीदारी के लिए, ऑनलाइन खरीदारी के लिए कृषि की वेबसाइट मौजूद है। आप विजिट कर सकते हैं www.krishihealthshop.com। बहुत शुक्रिया हकीम साहब आज के शो में आने के लिए। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान हन्नान बुखारी और फातिमा नासिर को इजाजत दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। हम मिलेंगे आपसे अगली दफा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।